इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हुई है, इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हुई है, इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हुई है। हाँ, इंट्रोड्यूस से पहले डिस्कशन नहीं हो सकती। इंट्रोड्यूस से नहीं, इंट्रोड्यूस होने के बाद इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हो रही है। स्पीकर का हाँ, इंट्रोड्यूस हो चुका है बिल और बिल को आपने फाड़ा, स्पीकर पास नहीं हुआ, लेकिन इंट्रोड्यूस हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। और सीधे आपको लिए चलते हैं विधानसभा। द्वारा दिया गया और वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के साथ। आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन की विशिष्ट दीर्घा में आदरणीय श्री लहरी सिंह जी पूर्व विधायक उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है। श्री बलराज कुंडू जी। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर तमाम साथियों के द्वारा जो अपने अपने वक्तव्य रखे हैं उसको भी सुना, इसको भी पूरा पढ़ने के बाद बड़ी शुरुआत अच्छी की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हरियाणा एक हरियाणवी है। और इसमें बाबा साहेब के वक्तव्य का भी जिक्र किया गया है शुरुआत में कि बाबा साहेब ने कहा है आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ ये बात सदन में कहनी पड़ रही है कि ये जो बाबा साहेब के जो आदर्श की जो बातें हैं ये धरातल पर नजर नहीं आती। धरातल पर आज हम बटे हुए नजर आते हैं। बहुत बड़ा एक आपसी जो है ना जहर आज समाज में बढ़ता जा रहा है। ये मैं इसमें लिखा उस बात पे मेरा से रुका नहीं गया, मेरा बोलने का ये वो हुआ। तो उसी संदर्भ में मैं आगे जिस प्रकार से शासन कम सुशासन ज्यादा, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के मूल मंत्र पर आपने शुरुआत की है। बिल्कुल मैं मानता हूं आपने ई गवर्नेंस के माध्यम से सारा जिक्र किया, हर एक विभाग को ई गवर्नेंस से जोड़ने का काम किया था। और फिर आता हूं मिनिमम गवर्नेंस पे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये एक मूल मंत्र ऐसा है जिसका जिक्र सदन में बैठे हुए सत्ता पक्ष के सभी साथी बाहर करते रहते हैं। और दादा गौतम वो चले गए हैं, वो तो सदन में बैठ के भी इसका जिक्र करते रहे हैं। और उनका वो जो बात हो बड़ी लहजा पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध भी होया है कि खोपर एक लाइस है बस। वो पूरे सदन में क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में उसकी चर्चा भी हुई। और उसके बाद ये बात बिल्कुल निकल के आई है वे कम से कम उसमें जो है ना पूरी शासन चलाया जा रहा है। आ गया दादा, यानी एक ने यानी गवर्नेंस है तो एक ने दो को दे रखी, बाकी सारा सिस्टम ठीक चल रहा है, इसमें कतई कोई दो राय। और मैं अब बात सुशासन की करता हूं। तो सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन में सबसे पहला मेरा जो मानना है, मेरी जो सोच हो सकता है छोटी मेरी सोच हो, सबसे पहला मैं देता हूं शिक्षा को, फिर स्वास्थ्य को। शिक्षा की हम बात करें तो माननीय दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद नहीं है। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आज स्कूलों के 38,476 पद खाली पड़े। और आपने जो पेज 14 पर पैरा 43 से 49 तक जो अभिभाषण के अंदर जो शिक्षा के ऊपर पूरा विवरण दिया है, उसमें बड़ी लंबी लंबी बातें स्कूलों के बारे में और सारे खोलने के बारे में लिखे हैं। लेकिन जब स्कूल खोलोगे उसके अंदर टीचर्स ही नहीं होंगे तो उसका उद्धार कैसे होगा? ये बड़ा मैं इस सुशासन पे, ये कौन सा सुशासन है? उसके बाद बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में लगभग 10,000 के करीब पोस्टें सारी खाली पड़ी हैं। जब हेल्थ के डॉक्टर और नर्सेज नहीं होंगे तो उससे कल्याण कैसे होगा? ये कैसा सुशासन है? फिर आगे बात करता हूं मैं उस सुशासन में जिसमें किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, ये कैसा सुशासन है? जिस
जो लाठियां बरसाई किसानों पर देशद्रोह के केस करे, एचपीएससी और एचएससी में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर टैचियां पकड़ी जा रही हैं। ये कैसा सुशासन है? खुलेआम पैसे का खेल चल रहा है। उसके साथ मैं ये नहीं याद दिलाना चाहूंगा, पूरा प्रदेश जानता, इस सदन में जिक्र हो चुका है, उस फसल खरीद घोटाले को कौन नहीं जानता, खाद घोटाले को कौन नहीं जानता, रजिस्ट्री घोटाले को कौन नहीं जानता, शराब घोटाले को कौन नहीं जानता, टेंडर में मोटा कमीशन लेकर जो घोटाला चल रहा है उसको कौन नहीं जानता। और आज अनेकों घोटाले आए दिन, लूट, चोरी, हत्या जैसे अपराधों का नंगा खेल प्रदेश के अंदर खेला जा रहा है। शिक्षा विभाग के अध्यापक हो, लेक्चरों, प्रोफेसरों, क्लरिकल स्टाफ हो, उनको सबको, स्टाफ की आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, रोडवेज कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्सिस हो, अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और सरकार के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाया जा रहा है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं? मैं अध्यक्ष महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। सुशासन के ऊपर या तो उनको सही आंकड़े पेश नहीं किया जाते, या उनको जो है वो जानबूझ के आंख बंद, ये तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराता हूं। पेज 20 पर पैरा नंबर 60 में एक नए एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश की एक बेटी अनीता कुंडू, जिसने विश्व की चोटी, ऊंची से ऊंची चोटियों को 2-2 बार लागने का काम, हिंदुस्तान का झंडा फहराने का काम किया है। और वो हमारी हरियाणा की बेटी ये अपने प्रमोशन के लिए भी हरियाणा के अपने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है, उसको दर की 5 साल 7 साल से चक्कर काट रही है, उसको कोई कभी भी उसको इनाम देने का सरकार ने प्रोत्साहन। मेरा ये मानना है एडवेंचर अगर आप वाकई उसको प्रमोट करना चाहती है सरकार, तो अनीता कुंडू को उसका एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाकर जो है ना उसको प्रमोट करना चाहिए, जिस बेटी ने विश्व की ऊंची से ऊंची चोटी पर हिंदुस्तान का झंडा लहराने का काम किया है। अब बात करते हैं अध्यक्ष महोदय ई गवर्नेंस। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तारीफ की है। ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक लाना चाहता हूं, जब धरातल की बात आती है, जैसे खेतों में फसल के नुकसान की बात, तो फसल के नुकसान को आकलन करने के लिए खेतों में पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार जाने की क्या जरूरत पड़गी, ये मेरी समझ से बाहर आना पड़ता है। रिपोर्ट आती है उनकी तो उस मायने को खामियां भी नजर आती हैं, उसके ऊपर भेदभाव के आरोप भी लगते हैं। जब आपके पास ई गवर्नेंस है तो किसान उसके विपरीत, जब खेत में किसान कोई पराली जला देता है तो ई गवर्नेंस के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा उसके घर पे जो है ना प्रचार, उसके खिलाफ एफआईआर करने का काम हो जाता है। जब वो किसान की पराली जलती है तो सैटेलाइट से उसको देख लिया जाता है। जब किसान को नुकसान होता है तो कोई ई गवर्नेंस और वो सैटेलाइट को वो नजर नहीं आता, फिर पटवारी भेजने पड़ते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों, ये मेरी समझ से बाहर है। वो ई सैटेलाइट और उस ई गवर्नेंस के जरूर, जब कोई मोटरसाइकिल है, चोर है, वो जाते हैं, उनको नहीं पहचाना जाता, उनको नहीं पकड़ा जाता, लेकिन गरीब मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी लेकर निकलता है तो वो उसको पकड़ लेता है और उसका चालान उसके घर पे भेज देता है। कौन से ई गवर्नेंस की बात कर रहे हो? मैं इसमें चिंता करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसकी तरफ संज्ञान दिलाना चाहता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन कटनी होती है, ये आय वाला जो सिस्टम जोड़ दिया, फैमिली आईडी वाला, तो ई गवर्नेंस के द्वारा उसको तुरंत काट दिया जाता है। लेकिन एक बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए जो उसको फार्म भरने पड़ते हैं, बीपीएल का कार्ड बनवाने के लिए तो उसको रोज चक्कर काटने पड़ते हैं, तब वो सिस्टम जो है ना डाउन हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं हम? मकान का, गरीब का मकान लेने के लिए फार्म भरा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक और वो सिस्टम नहीं चलता, उसके अंदर जो है ना उसको चक्कर काटने पड़ते हैं गरीब को। खेतों में जल भराव होता है तो वो ई टेंडरी सैटेलाइट से जब पानी का नुकसान, पानी भराव नजर नहीं आता सरकार को, उसको उसके लिए जो ना पटवारी को भेजना पड़ता है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं? मैं प्रदेश का आज हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी हताश, निराश और परेशान हैं। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी व अपराध नंबर 1 पे पहुंच गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शायद अपने कैबिन में बैठ के मेरा वक्तव्य सुन रहे हो, उनसे विनती करना चाहता हूं, इसके ऊपर बहुत चिंता करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं आज 5 मिनट और लूंगा जी, 5 मिनट। मैं एक तो अच्छी बात बताऊंगा, कुछ सारे अच्छी बोलते हैं, गंदी कोई नहीं मैं बोलता। आपको एक बात बताना चाहता हूं। हाँ जी। ओपीसी ओल्ड पेंशन के लिए आज पूरे कर्मचारी सड़कों पे हैं।
23 स्टेटों ने उसको लागू कर दिया, तो हमारी हरियाणा स्टेट पीछे क्यों है? उसमें मैंने उसका डेटा निकलवाया था, कोई नुकसान उसमें सरकार को नहीं होता, सिर्फ वो दोनों बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो उनको उसका नुकसान है, वो पैसा वहां पे लगे जा रहा है। आज उसकी चिंता करने की जरूरत है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। आज जो है ना एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन जो 10-12 साल से सेवाएं देकर हमारे कॉलेजेस में हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज उनके जॉब पर तलवार लटक गई है। 2 मिनट में शर्म, धन्यवाद राम कुमार गौतम, तलवार लटक गई है, उनकी नई पोस्ट निकल के उनको कंसीडर करना चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्लरिकल स्टाफ जो हरियाणा के अंदर 35,000 है, एक मिनट लगा, 35,000 भाई क्लरिकल स्टाफ है, उसके तनख्वाह में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। उनको तनख्वाह, उनके बराबर के कैडर जो है, उनका कैडर उनके बराबर तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? 35,000 जो क्लरिकल स्टाफ सरकार की पॉलिसियों को लागू करने का काम करता है, आज उनके साथ उनको तनख्वाह 22,000 25,000 मिलती है, उनके साथ के कैडर के उनको 35 और 40,000 तनख्वाह मिलती। कितना बड़ा भेदभाव उनके साथ हो रहा है। राम कुमार गौतम जी, आपकी संज्ञान में इसको डालना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से हो गया, वो तो बंद कर दिया, हो गया। लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों में शास्त्र का प्रथम धर्म कर्तव्य प्रजा को सुखी रखना और सुखी करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसको संज्ञान लेते हुए। चलिए एक मिनट फालतू हो गया। राम कुमार गौतम जी बोलिए आप इसके बाद रिकॉर्ड नहीं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया 10 मिनट का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 16:17 हुए हैं, 3:16:17 16 हाँ 3:16 हुए हैं। 16:22। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने 9-10 सवाल लगाए थे, एक उसमें अनस्टार्ट था जिसमें मैंने SC वर्ग का पुलिस में जो बैकलॉग है उसके बारे में डेटा मांगा था। ये है लिखा हुआ, मुझे DSP का डेटा नहीं दिया गया, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो वो भी दिलवाए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई जिला बनाने के बारे में, कोई नया जिला सरकार बनाना चाहती है कि नहीं, इसके बारे में भी मैंने सवाल किया था। मुख्यमंत्री जी ने, मैं और विनोद भ्याना दोनों मिले थे, तो उन्होंने कहा था भाई एक भी जिला अगर बनेगा तो वो हांसी पहले बनेगा। अध्यक्ष महोदय, एक ही जिला है सारे हरियाणा में जिसमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जबकि 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 जिले बने हुए हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के 4 जिले बने हुए हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी के 10 जिले बने हुए हैं। हमारा जो 80 जिला बनाने की मांग है, बहुत ही उचित मांग है। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से सवाल लगाया था, लेकिन ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से जवाब आ गया कि कोई हमारी सलाह नहीं है बनाने की। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इलीगल कॉलोनीज का मसला है, अनेक लोगों ने उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप इज्जत कमाओ, जितनी भी इलीगल कॉलोनियां हैं जिनको आप इलीगल कहते हो सबको सही कर दो। कुंबा खीर खाओगा देवी भला मानेगी, आपको आगे भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। आप किसी का मकान मत तोड़िए, सारा जीवन बेचारा बड़ी मुश्किल से मकान बनाता है। और ऐसी सरल पॉलिसी बनाओ जिसमें सरकार को भी लाभ हो और लोगों को भी लाभ हो। दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं, 16 साल हो गए भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में। 2006 में पब्लिक हेल्थ में बेचारे डिग्गियों में कुछ बच्चे लगे थे, मेरे ख्याल में 4000 के आसपास होंगे। हुड्डा साहब का ही धर्म बनता था, 8 साल के का तो उनका टेन्योर चले आए, 14 में उनकी सरकार बदली, उनको पक्के करके जाना चाहिए था। आज 16 साल हो चुके हैं। अब मनोहर लाल खट्टर जी, आपको ये काम तुरंत करना चाहिए, उनको पक्का बनाना चाहिए। आप अपने घर से सोचो, अपने परिवार से सोचो, रिश्तेदारों से सोचो। 10-10 हजार रुपया उनको मिलता है, गरीबों को कैसे बेचारे गुजारा करेंगे। तीसरी जो बात है, ये हमारे HSMITC बंद की थी, उसके बाद उनको एम्प्लॉइज को इन ल्यू ऑफ पेंशन और ऑनरेरियम दिया था, ऑनरेरियम। तो ये सेम ऑनरेरियम
ये कन्फेड के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के और HSML हैंडी क्राफ्ट ये निगम है, इसके एम्प्लॉयज लगभग 900 रहते हैं। इनको भी दे दो, गरीब लोग हैं बेचारे, आपने कमिटमेंट भी कर रखी है, इनको ये जरूर दे दो लाभ। दूसरा ये अध्यक्ष महोदय, ये मशीनें लगी आजकल मनरेगा में काम करने, तो गरीब लोग जो है बेचारे जिनका चूल्हा चौकी चलती थी उनसे आज काम नहीं कराया जा रहा है, तो वो बेचारे सारे बेकार हो गए। उन्हीं से ये जो भी खुदवाते हो, जो भी काम कराते हो, चाहे वो तालाब का है कहीं और है, ये मशीनों से ना कराओ, उन्हीं से कराओ, उनका चूल्हा चलेगा। दूसरा ये पुलिस वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए रिश्वत भी खाने लगे, पे थोड़ी है। चंडीगढ़ में ज्यादा, पंजाब में ज्यादा, पंजाब के समान इनका पे स्केल कर दो, बड़ा भला मानेंगे, आपको भी लाभ होगा आगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूं, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, सड़कें बनने लग रही थी, कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री थे उस समय। अध्यक्ष महोदय, 80 से जींद की सड़क बननी थी, जींद तक की तो नहीं बनी, क्योंकि वहां बेचारे डॉक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी थे, खट्टर साहब की तारीफ भी करते थे, लेकिन पावर में नहीं थे। राजस्थल के बाद 15 किलोमीटर सिंगल रोड है, और जितनी सड़क बनी थी सारी टूट गई। जितनी सड़कें नारनौंद हल्के में, आप एक डेलीगेशन ऑल पार्टी का वहां भेज दो, सारी सड़कें जर्जर हालत में, सारा ही माल पी के सब ने खा के टोटल का टोटल, कहीं भी कोई वो नहीं डाल रखा है ये तारकोल। और अब जो बनने लग रही है उनकी हालत भी बहुत दयनीय है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गौर करने बात है। मैं लूज टॉक नहीं करना चाहता, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, भाई हम क्या करा जी, कैसे सड़क बना देंगे, हमारे तो एडवांस ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं ठेका देने के मारे, इस तरह की लूज टॉक करते हैं, तो ये बहुत गौर करने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी HRDF के मारे, उसमें से मैंने कई महीने हो गए दिए को, जो जब ये गई म्युनिसिपल कमेटी नारनौंद के बारे में कहने लगे जी कई लाख के, तो उन्होंने कह दिया ये तो इस कानून में बनते ही नहीं HRDF। जैसे गौशाला हमारी, जैसे हमारी कई धर्मशालाएं हैं, कई मंदिर के रास्ते हैं, कहने लगे जी ये तो आउट ऑफ म्युनिसिपल कमेटी लिमिट है, जबकि नारनौंद का हिस्सा है वो, तो ये उसमें भी शामिल किया जाए। और जो म्युनिसिपल कमेटी के लिए भी जो दिए थे हमने मान, उसके बारे में भी वो बेरा जी लेके गए होंगे, सरकार को दिया होगा, तो कहते हैं जी मुख्यमंत्री जी का ये आदेश आ गया कि कमेटियां अपने सोर्स से ये काम करवाए। कमेटी पर कौन सा सोर्स है जी? मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है, आपने कमिटमेंट करी है कम से कम, तो उसको पूरा करो। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे ठेले पाने में नारनौंद में और 2-3 वार्ड आते हैं, 50-50 साल हो गए मकान बने, अभी भी खाली दिखा रखे है। और गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर वार्ड नंबर 11 में लगभग 50 साल से भी ऊपर हो गए मकान बने को, उनको भी खाली दिखा रखे है। तो रेगुलराइज करें, कोई पैसा दे लेना हो सरकार ने, कोई 10 रुपए 20 रुपए गज लगा दें अगर कोई ऐसी बात हो। वैसे तो कोई बात है ही नहीं कुछ भी, भाई इतने साल हो गए, सड़कें बन गई, गली बन गई, सब कुछ बन गया, उसमें धर्मशालाएं बन गई। तो मेरा ये आग्रह है। एक अध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटलों में कुछ भी नहीं, हमारे नारनौंद तो हमारा सब डिवीजन है, वहाँ एक्सरे मशीन पड़ी है खाली, कोई एक्सरे मशीन को चलाने वाला भी नहीं है। डॉक्टर जहाँ 36 या कितने चाहिए बता रहे थे जी, 7 या 8 है सारे। और बास हमारा सबसे बड़ा गांव है जी, हमारे हल्के का बास सिसाई नारनौंद बराबर के, वहाँ अभी तक हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं था। तो मेरा आग्रह ये है सरकार से कि उसको, एक तो बड़ा गांव है, आसपास भी कई गांव हैं, उसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा देके और डॉक्टर से स्पेशल भर्ती करे सरकार, बहुत ज़रूरी है।
और एक 28 एकड़ जमीन वहां पड़ी है दादी सती के नाम से, और उसमें लिख दिया किसी ने तालाब। तालाब तो 1 एकड़ में है जी, उसमें जमीन पर लोग कब्जा करेंगे। तो मेरा आग्रह ये है, उसमें स्टेडियम है, जो भी चीज बने म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो उसी जमीन में बने। और दूसरा ये कि सिसाई में और बास में डिस्पोजल के लिए जमीन चाहिए थी सरकार को। वो लोग, वो अफसर कहते हैं वहां कि भाई आपको डीसी रेट पे मिलेगी। डीसी रेट का किला है जी वहां 12 या 13 लाख का। टोटल 1.25% भी अगर लगाओ, 1.20 बताते हैं, 15 लाख 16 लाख बैठेगा। आमतौर से भाव 25-30 लाख से कम तो है ही नहीं। तो इसलिए वो एक्वायर करने के लिए सरकार को, क्योंकि ऐसे केस में आप ये ना देखो लोगों की जरूरत है, ये तो आपने कमेटियां बनाई दी, तो कम से कम डिस्पोजल नहीं होगा, सीवरेज सिस्टम काम नहीं करेगा, तो जी कैसे काम चलेगा अध्यक्ष महोदय। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं रख रहा हूं, आज हर चीज में मिलावट है, और कहीं अगर छापा भी पड़ता है, एक दिन खबर आएगी इतने लाख नकली घी पकड़ा, इतना नकली दूध पकड़ा, और हर चीज में मिलावट है। कई बार तो लोग यूं भी कहते हैं